नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मंत्र कहानी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में मैं मंत्र कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा तीसरे व अंतिम भाग में इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहानी सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित 2 बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य कहानियों पर बनाए गए वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 1 वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी का सार या सारांश। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं अर्थात उपन्यासों एवं कहानियों के माध्यम से जहां एक ओर समाज में रहने वाले निर्धन किसानों, मजदूरों, अबलाओं, विधवाओं के कारुणिक जीवन को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों, जमींदारों, सेठ साहूकारों, महाजनों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के शोषण को भी बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। मंत्र इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह इनकी एक अत्यंत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। कफन, पूस की रात, नमक का दारोगा आदि कहानियों के समान ही इस कहानी की काफी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि रही है। दरअसल यह कहानी इनकी एक अत्यंत ही छोटी एवं साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि मानव की महत्ता
मानव सेवा में है। सच्ची मानवता के दर्शन प्रायः संपन्नता की अपेक्षा विपन्नता में होते हैं। पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में बहुत अंतर है। अतः यह कहानी सचमुच यथार्थ के धरातल पर खड़ा होते हुए भी आदर्श का एक भव्य रूप प्रस्तुत करती है। कहानीकार ने इस कहानी के प्रमुख पात्र डॉक्टर चड्ढा के माध्यम से जहां एक ओर एक डॉक्टर की हृदयहीनता, निष्ठुरता एवं संवेदनहीनता को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर एक गांव में रहने वाले भोले भाले वृद्ध व्यक्ति बूढ़ा भगत के माध्यम से सेवा, त्याग, बलिदान, परोपकारिता को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। अतः इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, डॉक्टर चड्ढा और बूढ़ा भगत। दोनों ही इस कहानी के प्रमुख दो सशक्त पात्र हैं। पूरी कहानी इन्हीं दो पात्रों के चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखलाई देती है। अतः यह एक सामाजिक कहानी है। यह एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी भी है। डॉक्टर चड्ढा शहर के रहने वाले एक संपन्न एवं यशस्वी डॉक्टर हैं। वे गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी हैं। वे नियम के बहुत ही पक्के व्यक्ति हैं। उनका हर काम पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही होता है। इससे वे तनिक भी नहीं टलते हैं। टाल मटोल करना डॉक्टर चड्ढा के स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। खेलने के समय खेलना, रोगियों को देखने या इलाज करने के समय देखना तथा इलाज करना, इनमें वे किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। डॉक्टर चड्ढा वक्त के बड़े पाबंद व्यक्ति हैं। डॉक्टर चड्ढा एक अनुशासन में जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। रहने के लिए एक बड़ी कोठी है, सुंदर बाग बगीचा है। बाग बगीचे की देख रेख करने के लिए माली तथा नौकर चाकर हैं, अर्थात उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। इनका परिवार बहुत ही छोटा है। पत्नी के अतिरिक्त केवल एक लड़का है और एक लड़की है। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बूढ़ा भगत के नाम से गांव में प्रसिद्ध था। वह अपने एकमात्र मरणासन्न बीमार पुत्र को लेकर इलाज करवाने के उद्देश्य से डॉक्टर चड्ढा के पास आता है, परंतु खेलने का समय होने के कारण डॉक्टर चड्ढा बूढ़ा भगत के बच्चे को नहीं देखते हैं और कल सवेरे आना कहकर लौटा देते हैं। बूढ़ा भगत कई बार उनसे देख लेने के लिए अनुनय विनय करता है, परंतु डॉक्टर चड्ढा नहीं देखते हैं, केवल कल सवेरे आना कहकर चले जाने का आदेश देते हैं। बूढ़ा भगत को पहली बार संसार की निष्ठुरता, हृदयहीनता और संवेदनहीनता का मर्मभेदी अनुभव होता है। बूढ़ा भगत बहुत उम्मीद लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। अंततः सब कुछ किस्मत पर छोड़कर निराश होकर लौट जाता है। दुर्भाग्यवश बूढ़ा भगत का अंतिम पुत्र बिना इलाज उसी रात मर जाता है। बूढ़ा भगत इसके पूर्व अपनी 6 संतानों को खो चुका था। यह उसका अंतिम पुत्र था। वृद्ध और वृद्धा का अंतिम सहारा था। कई वर्ष बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने न केवल अनेक लोगों को जीवन दान देकर खूब यश तथा धन कमाया, बल्कि इसके साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो कि एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि
50 वर्ष की अवस्था में भी अपने शरीर की चुस्ती और फुर्ती से युवकों को भी लज्जित करते थे। आज भी उनके हर एक काम का समय निश्चित था। इस निश्चित समय से वे जौ भर भी नहीं टलते थे। श्रीमती चड्ढा अभी भी सुंदर और जवान दिखती थी। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील तथा विनय का पुतला, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से हमेशा तेज की एक छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। डॉक्टर चड्ढा के एकमात्र पुत्र का नाम कैलाश था। डॉक्टर चड्ढा अपने एकमात्र पुत्र कैलाश नाथ की 20वीं सालगिरह को बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे थे। इस अवसर पर शहर के जाने माने सभी प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। कैलाश नाथ ने भी अपने कॉलेज के मित्रों को भी आमंत्रित किया था। मृणालिनी भी कैलाश नाथ की जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुई थी। वह कैलाश नाथ से सच्चा प्रेम करती थी। डॉक्टर चड्ढा कैलाश नाथ के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यानी 20वीं सालगिरह के शुभ अवसर पर कैलाश नाथ और मृणालिनी के विवाह की घोषणा भी करने वाले थे। बड़ी सुंदर पार्टी थी। कैलाश नाथ को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का बड़ा शौक था। समय समय पर वह उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा किया करता था। कई बार सांपों को लेकर व्याख्यान भी दे चुका था। तभी मृणालिनी ने कैलाश नाथ से सांपों का खेल दिखाने के लिए आग्रह किया, परंतु कैलाश नाथ ऐसे समय पर सांपों का खेल दिखाना नहीं चाहता था। इस अवसर पर वह सांपों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिर कभी कहकर सांपों का खेल दिखलाने से इनकार कर दिया। मृणालिनी उसकी प्रेमिका थी, इसलिए वह बार बार कैलाश नाथ से सांपों का खेल दिखलाने के लिए आग्रह करती है। वह किसी प्रकार मानती ही नहीं थी। तभी जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आए हुए दूसरे लोगों ने भी सांपों का खेल दिखलाने के लिए आग्रह किया। अंततः कैलाश नाथ सांपों का खेल दिखलाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रीतिभोज समाप्त होते ही कैलाश सांपों का खेल दिखलाने लगता है। कभी किसी सांप को उठा लेता है तो कभी किसी सांप को गर्दन में लपेट लेता है। कैलाश नाथ के हाथों सांपों का ऐसा प्रदर्शन देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सांपों को इस तरह अपने इशारों पर नचाने के कारण मृणालिनी डर जाती है और कैलाश नाथ से सांपों का खेल बंद करने के लिए आग्रह करती है, परंतु कैलाश नाथ मानता ही नहीं है और खेल दिखलाना जारी रखता है। तभी एक मित्र ने हंसते हुए कहा कि इसके दांत अवश्य तोड़ डाले होंगे, तभी तो वह इस प्रकार निर्भय पूर्वक सांपों का खेल दिखला रहा है। कैलाश नाथ अपने मित्रों के कटाक्ष के कारण एक सबसे जहरीले सांप को हाथ में ले लेता है और लेकर कहता है कि दांतों को तोड़ डालना तो मदारियों का काम होता है, मेरा नहीं। दांत तोड़कर सांपों का खेल दिखलाया तो क्या किया, कहिए तो दिखला दूं। सांपों के दांत तोड़े हैं या नहीं, दांत दिखलाने के इरादे से तथा विरोधियों के शंका का समाधान करने के लिए कैलाश नाथ एक जहरीले सांप को लेकर सांप के गर्दन को इस तरह दबाता है और कहता है कि मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप कोई दूसरा नहीं है। अगर यह सांप किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में ही मर जाता है, इसके कांटे का कोई इलाज भी नहीं है। सांप को
कैलाशनाथ से इस प्रकार के व्यवहार की बिल्कुल आशा नहीं थी। गर्दन ढीली होते ही वह सांप कैलाशनाथ की उंगली में काट लेता है और कुछ देर के बाद टप 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 खून वहां से टपकने लगता है। सांप काटने की बात सुनते ही सभी लोग पार्टी छोड़कर जमा हो जाते हैं। जड़ी पीसकर लगाई जाती है। कुछ देर के बाद कैलाश जमीन पर गिर पड़ता है। वह बेहोश हो जाता है। मौत के सारे लक्षण दिखलाई देने लगते हैं। डॉक्टर चड्ढा भी वहीं दौड़कर चले आते हैं। डॉक्टर चड्ढा फूट फूट कर रोने लगते हैं। डॉक्टर चड्ढा उस व्यक्ति को ढेर सारे इनाम देने की घोषणा भी करते हैं जो उनके बेटे को जीवित कर देगा। कई लोग कैलाशनाथ को बचाने के लिए आते भी हैं, परंतु चाह कर भी कोई कुछ कर नहीं पाता है। मृणालिनी और मां भी फूट फूट कर रोने लगती है। चारों ओर धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता है। खुशी का वातावरण दुख में परिवर्तित हो जाता है। लोग सुबह की प्रतीक्षा करने लगते हैं। डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। यह समाचार शहर में जंगल में आग लगने के समान चारों तरफ फैल जाती है। धीरे धीरे यह समाचार शहर से कई मील दूर एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले उसी बूढ़े भगत को मिलता है जो कभी अपने अंतिम मरणासन बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। बूढ़ा भगत एक अत्यंत ही निर्धन, अशिक्षित तथा सरल हृदय का व्यक्ति था। उसमें सरलता, सहृदयता, पवित्रता, निस्वार्थ सेवा, परोपकार, उदारता, भावुकता, कर्तव्य पालन की भावना एवं मानवतावादी गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। वह मंत्र तथा जड़ी बूटियों की सहायता से सांप काटे का इलाज करता था। वह इस मंत्र शक्ति को ईश्वर का वरदान मानता था। वह निःशुल्क लोगों की सेवा किया करता था। वह अन्य प्रकार से भी लोगों की भलाई किया करता था। बूढ़े भगत में कर्तव्य पालन और निस्वार्थ सेवा की भावना इस प्रकार प्रबल थी कि वह किसी भी मौसम में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर मात्र सूचना पाते ही पहुंच जाता था और इलाज कर उसे नया जीवन देता था। वह मंत्र शक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद मानने के कारण कभी किसी से कुछ लेता नहीं था। वह सबकी सहायता करता था। वह अन्य प्रकार से भी लोगों की भलाई किया करता था। बूढ़ा भगत को जैसे ही यह समाचार मिलता है कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है और यदि वह अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उसे जीवित कर देगा तो मालामाल हो जाएगा, यह सुनते ही उसके हृदय में प्रतिहिंसा की भावना जन्म ले लेती है। अर्थात डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सांप ने काट लिया है, यह समाचार पाते ही उसके हृदय में प्रतिहिंसा की भावना भड़क उठती है। आज वह चैन की नींद सोना चाहता था। फिर कुछ देर के बाद वह सिर्फ डॉक्टर चड्ढा के घर जाने का विचार करता है और वह यह देखना चाहता है कि बड़े लोग आखिर किस प्रकार रोते हैं या सब्र कर रह जाते हैं। बेटे के खोने का गम क्या होता है, यह सब जानने के लिए वह डॉक्टर चड्ढा के घर जाने का विचार करता है। वह सोचने लगता है कि ये वही डॉक्टर चड्ढा हैं जिनके पास मैं एक दिन अपने एकमात्र पुत्र को इलाज के लिए उनके पास लेकर गया था। उस समय वे गोल्फ खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिरकर अनेक बार विनती की थी कि कम से कम एक नजर देख लें, पर उन्होंने सीधे मुंह बात तक नहीं की थी और वे खेलने चले गए। अतः वह डॉक्टर चड्ढा के घर नहीं जाना चाहता है, कारण बूढ़ा भगत अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। 80 वर्ष की अवस्था में बूढ़ा भगत के जीवन में यह पहला अवसर था जब वह ऐसा समाचार पाकर भी वह घर में
चुपचाप बैठा हुआ था। आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जब वह ऐसा समाचार पाकर भी वह न गया हो। उसकी अंतरात्मा उसे इस बात के लिए गवाही नहीं देती है, अर्थात उसकी अंतरात्मा उसे इस बात के लिए साथ नहीं देती है। अंततः वह बूढ़ी पत्नी के लाख मना करने पर भी डॉक्टर चड्ढा के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बूढ़ा भगत स्वभाव से बड़ा ही उदार, निर्लोभी तथा परोपकारी व्यक्ति था। चेतना उसे रोकती थी, पर उपचेतना उसे अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। अंततः भावना और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है और अंत में कर्तव्य की जीत होती है। अंततः बूढ़ा भगत कैलाशनाथ को नया जीवन दान देने के लिए चला जाता है और अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा डॉक्टर चड्ढा के मृतप्राय पुत्र को जीवित कर देता है। वह भरी भीड़ में ऐसे गायब हो जाता है मानो वह यहाँ आया ही न हो। वह बूढ़ी पत्नी के उठने से पहले ही घर पहुंच जाता है। प्रातःकाल होने पर डॉक्टर चड्ढा बूढ़ा भगत को पहचान लेता है। तब उसे बूढ़ा भगत पर अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर बहुत पश्चाताप होता है। वह उससे क्षमा मांगता है। डॉक्टर चड्ढा को यह बात समझ में आ जाती है कि बूढ़ा भगत के सामने वह कितना तुच्छ और छोटा आदमी है और बूढ़ा भगत कितना महान आदमी है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर वीडियो प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।